ठीक। अनुवंशिकता एवं जैव विकास में आपको नया टॉपिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, समस्थानिक और विस्थानिक के बारे में बात करेंगे आप। फिर जीवन की उत्पत्ति के संबंध के बारे में बात करेंगे आप। और चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला आपका इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पहला क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के आधार पर आधारशिला किसने रखी थी? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, समस्थानिक और विषम स्थानिक समष्टियां क्या होती हैं? चौथा क्वेश्चन, जीवों के आधार और भिन्नताओं के आधार पर इन्हें वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण किसे कहते हैं? इस प्रकार से इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि चार्ल्स डार्विन ने किसका प्रतिपादन किया? तो आपका आंसर आ जाएगा चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिकवाद प्रस्तुत की। क्या किया था? प्राकृतिकवाद प्रस्तुत किया था। फिर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में रासायनिक उद्विकास मत एआईओपोरिन ने प्रस्तुत किया था। किसने? एआईओरोपिन। एआईओरोपिन का सिद्धांत क्या है? जीवन की उत्पत्ति। हाँ, जीवन की उत्पत्ति एआईओरोपिन, जीवन की उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति एआईओपोरिन। चार्ल्स डार्विन ने किसका प्रतिपादन किया था? प्राकृतिकवाद। चार्ल्स डार्विन ने किसका प्रतिपादन किया था? प्राकृतिकवाद। बोलो। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिकवाद का प्रस्तुति की और एआईओपोरिन ने जीवनवाद की उत्पत्ति की। इसके बाद आपका आता है कि जननिक अलगाव प्रदर्शित करने वाली समष्टि समस्थानिक कहलाती है। देखो, जननिक मत क्या होता है? जननिक मत होता है व्यक्तियों को अलग अलग करने की प्रकृति, वो क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। और भौगोलिक अलगाव को प्रदर्शित करने वाली, भौगोलिक जैसे आंधी तूफान, ये प्राकृतिकवाद होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाना, विस्फोट हो जाना, ये क्या हमारा भौगोलिक अलगाव को प्रदर्शित करती हैं। इसे हम विस्थानिक समष्टि कहा जाता है। समस्थानिक और विस्थानिक इस समष्टियों के अदला बदली को ही अनुवंशिकता या जैव विकास कहा जाता है। जीवों की समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? जीवों की समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे अभी मैं जाऊंगा एक क्लास में, मैंने यहां से बच्चों को उठा लिया, हाँ भाई आप उठो, मैं फिजिक्स का आऊंगा तो फिजिक्स से बच्चों को उठा लूंगा, मैंने वर्गीकरण कर लिया। और दूसरा अध्यापक आएंगे, वो केमिस्ट्री वाले को उठा लेंगे, तीसरे आएंगे बायो वाले को उठा लेंगे, चौथे आएंगे किसको उठा लेंगे? मैथ वाले को उठा लेंगे, पांचवें आएंगे इंग्लिश वाले को उठा लेंगे, छठे आएंगे हिंदी वाले को उठा लेंगे, सातवें आएंगे उर्दू वाले को उठा लेंगे। तो ये इन सब चीजों को एक क्रम के आधार पर सजो कर रख दो कि ये फिजिक्स के बच्चे हैं, ये केमिस्ट्री के बच्चे हैं, ये बायो के बच्चे हैं, ये हिंदी के बच्चे हैं, ये इंग्लिश के बच्चे हैं, ये उर्दू के बच्चे हैं, ये फारसी के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से जो हमने ग्रुप में रख दिए बच्चों को, उसी को हमने क्या कह दिया? वर्गीकरण कहा जाता है। उसी चीज को कहलाता है वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। देखो, फिर आता है आपका समजातीय अंग। क्या? समजातीय अंग। समजातीय अंग। देखो, समजातीय अंग क्या होता है? हेडिंग डालो, समजातीय अंग। हेडिंग डाल दो आप। समजातीय
समजातीय अंग। हेडिंग डालो आप, समजातीय अंग क्या होते हैं। देखो हेडिंग से आपको समजातीय अंग के बारे में आपको मालूम पड़ रहा होगा। समजातीय अंग क्या होते हैं, समजात अंग क्या कहलाते हैं, ये इनको और एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, समजात अंग। समजात अंग। समजात अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जिसमें समान हो, ऐसे अंग जो क्या हो, समान हो, समजातीय अंग कहलाते हैं। जैसे जैसे इनका कार्य करने की क्रिया विधि क्या कहलाती है, जैसे इनके कार्य करने की विधि कहलाएगी आपके लिए जिनके अंग की उत्पत्ति व मूल संरचना समान होती है, समान होती है, लेकिन वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, ये समजातीय अंग कहलाते हैं। मतलब देखो इसको और एक तरीका समझेंगे। समजातीय अंग वह होते हैं जैसे एक माँ बाप के अगर दो बालक हैं, एक माँ बाप के अगर दो बच्चे हैं, एक है डॉक्टर बन गया और एक बन गया मास्टर दो बच्चे हो गए। और उत्पत्ति किससे हुई, उनकी उत्पत्ति माँ बाप से हुई, ठीक है ना। दो बच्चे होने के कारण एक तो बन गया डॉक्टर और एक बन गया मास्टर। दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों में भिन्नता आ गई, लेकिन दोनों में भिन्नता आ गई और एक समूह में रहे तो ये क्या कहलाता है, समजातीय अंग क्या कहलाते हैं, समजातीय अंग कहलाता है। क्या कहलाता है, समजातीय अंग कहलाता है। फिर आता है दूसरा समृद्धि अंग। क्या है, समृद्धि अंग। दूसरा आता है समवृद्धि अंग। इसमें क्या होता है, समवृद्धि अंग में आपका होता है, समवृद्धि अंग में आपका होता है क्या, समवृद्धि अंग में अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे जिनकी उत्पत्ति तो समान हो, मूल रचना भी भिन्न भिन्न हो। जिनकी ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसी संरचना या ऐसे अंग लिख लो, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समवृद्धि अंग कहलाते हैं। और समजात अंग क्या होंगे, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, समान होती है, समान होगी, समजात अंग कहलाएंगे। समवृद्धि अंग ऐसे अंग जिनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, समवृद्धि अंग कहलाते हैं। फिर एक और टॉपिक आता है अवशेषी अंग। क्या, अवशेषी अंग क्या आता है, अवशेषी अंग। देखो अवशेषी अंग क्या होता है आपका, बात करते हैं। अवशेषी अंग होता है ऐसा अंग जो किसी काम का ना हो, वो अवशेषी अंग कहलाता है। जैसे किसी की जो हैंड होता है, हैंड में एक नई उंगली निकल आती है है नहीं, तो यह नया उंगली पैदा हो जाना है वो कहलाता है अवशेषी अंग कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के जो स्ट्रक्चर होता है, शरीर होता है, उस शरीर के आधार पर एक नए अंग की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अवशेषी अंग। जिसे क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग कहा जाता है। फिर आता है आपका जीवाश्म किसे कहते हैं,
क्या आता है फिर? जीवाश्म किसे कहते हैं? क्या आता है? जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म आपका होता है कि जीवों का जहां पर क्या हो, वास हो जाए। जैसे अभी कोई एक जीव है, वो मर गया, मरने के बाद वो वहीं पर दफना दिया जाता है या उठा के दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, वही जीवाश्म कहलाता है। वही क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।